हेलो स्टूडेंट, हम लोग रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा को देखते हुए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसे हम लोग स्मार्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और इसमें बेहतरीन कॉन्सेप्टों का भी यूज हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट लॉस से आपकी स्क्रीन पे आया और देखिए स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। बोला है कि भैया किसी मतलब कुल वस्तुओं का 60%, कुल वस्तुओं का 60%, पहले जानिए 60% हिस्सा क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए 3/5। कैसे? परसेंट का मतलब अपान 100 होता है, डिवाइड करेंगे तो 3/5 बन जाएगा। बोला है पूरी आर्टिकल का 60% मतलब 5 में 3 हिस्सा, तो यहां पे हम सेल कर देते, 5 में 3 हिस्सा यहां पे सेल कर देते तो रिमेनिंग हिस्सा कितने बचेंगे? 2। बोला है 60% मतलब पूरे 5 पार्ट में 3 पार्ट यहां पे सेल किया है, तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा आपका? 2। इसके बाद में इन्होंने बोला है कि जो 60% है उसे बोलते हैं 50% की हानि पर सेल करते हैं, 50% के लॉस पर सेल कर देते हैं, और जो शेष है उसे 50% के प्रॉफिट पर सेल कर देते हैं। जो रिमेनिंग जो आपका 2 रेशियो है उसको 50% के प्रॉफिट पर सेल कर देते हैं। तो बताइए कुल हानि का प्रतिशत क्या होगा? तो कुल हानि का प्रतिशत हमें बताना है कि टोटल हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो आप देखिए भाई यहाँ पे हर रेशियो 50% की हानि पर गया है, तो 3 रेशियो में कितना हानि होगी? हर रेशियो में 50, तो 3 रेशियो में गुणा करिए तो 150% का लॉस हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो हर रेशियो में 50% का फायदा, तो 2 रेशियो में 50 दूनी 100% का फायदा हो जाएगा। अगर आपने देखा कि 150% माइनस का है, 100% प्लस का है, तो ओवरऑल माइनस का कितना परसेंट हो जाएगा? 50%। ओवरऑल माइनस कितने का हो जाएगा? 50%। यहाँ से देख रहे हैं जो 50% जो आपकी हानि हुई कितने रेशियो के अंतर्गत हुई है? 5 रेशियो। तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल जो हानि होगी तो वो 10% की होगी। तो बताइए कुल मिलाकर उसे कितने परसेंट का लॉस होगा? तो उसे कुल मिलाकर 10% का लॉस होगा, जो ऑप्शन नंबर 4 पे आपको दिख रहा होगा। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपका। डिस्काउंट, डिस्काउंट को बट्टा या छूट बोला जाता है, और डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। एमआरपी का मतलब होता है अंकित मूल्य। डिस्काउंट जो होता है हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है, और डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आता है, जिसे बोलते हैं बिक्री मूल्य या विक्रय मूल्य, जिसे बोला जाता है बिक्री मूल्य या विक्रय मूल्य बोला जाता है। तो आपको हम बताने जा रहे हैं भाई क्वेश्चन। बोला है कि एक कमीज पर 2 लगातार क्रमिक डिस्काउंट दिए जाते हैं। एक डिस्काउंट आपका 10% का दिया जाता है, लिख देते हैं यहाँ पे। एक डिस्काउंट 10% का 1/10 पार्ट होता है, और अगला डिस्काउंट 25% का 1/4 होता है। तो 10 में 1 का डिस्काउंट देते हैं, तो पहला डिस्काउंट 10 से हो जाएगा 9। एक डिस्काउंट 10% का दिया जाता है, 10 में 1 का, तो 10 से 9। दूसरा 25% का, तो 4 से क्या हो जाएगा? 3। 4 में 1 का डिस्काउंट 3। और बोला यदि इसका एमआरपी हो 600 रुपए, तो यहाँ पे 40 रेशियो बराबर 600 रुपए एमआरपी दिया है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से काटेंगे 60, तो हो जाएगा 1 रेशियो बराबर 15 रुपए। तो बताइए उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, उसका बिक्री मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पे 27 हो जाएगा। 27 गुणे हम 15 रुपए करेंगे तो 15 सत्ते 135 हो जाएगा, और इसके बाद में 13 लग गए, 15 दूनी 30, और 13 कितने हो जाएंगे? 30 और 13 43 हो जाएंगे। और इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 435 रुपए। इसका आंसर आएगा 435 रुपए। ये भी नहीं पूछा है, तो पहले हमने डिस्काउंट पूछा गया है, तो बताइए 600 रुपए एमआरपी थी, और इसके बाद में सेलिंग प्राइस आ गया 400। 15 सत्ते 105 होता है, 15 सत्ते 105, 10 हो गया जाके, तो ये 405 आएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो 405 आ गया। तो आप देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 195 रुपीज का। तो इसके बाद में इसका डिस्काउंट जो आ जाएगा, इसका डिस्काउंट आ जाएगा 195 रुपए। देखते स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है एम एक दीवार को पूरा करने में एन से 60% अधिक समय लेता है। तो आपको अभी बताया होगा 60% जो पार्ट होता है वो 3/5 होता है। आप अपान 100 करके पार्ट जरूर निकाल लें। बोला क्या गया है? एम जो है एन से 60% अधिक समय लेता है। ये एम है और ये एन है। टाइम ज्यादा लेता है, हम टाइम का रेशियो बना रहे हैं। इससे 50% भैया, इससे 60% ज्यादा लेता है, मतलब ये 5 में 3 ज्यादा लेता है, तो 5 3 कितना हो जाएगा? 8। तो टाइम का रेशियो हो गया 5 से 8।
और बोला है कि वो मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं तो अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो आप देखिए टाइम का रेशियो ये हो गया, तो पावर का रेशियो क्या हो जाएगा, पावर का रेशियो हो जाएगा आपका 5 और 8। पावर का रेशियो 5 और 8 हो जाएगा, अर्थात हमारा समय जिस अनुपात में कम होगा उसकी क्षमता उसी अनुपात में बढ़ जाएगी, तो पावर का रेशियो ये हो जाएगा। और हम मैथ में जब भी ये क्वेश्चन करते हैं तो हम एक क्षमता बराबर एक आदमी मानते हैं, तो इनके पास 5 आदमी और इनके पास 3 आदमी। अब 5 और 3 मिलके कितने आदमी हो जाते हैं, 13। तो मिलके ही काम कर रहे हैं भाई, तो 13% थे तो काम कितने दिन में हो रहा है, 24 दिन में। 13% है तो काम कितने दिन में हो रहा है, 24 दिन में। अगर पर्सन 1 होगा तो काम भैया 13 गुना से बढ़ जाएगा, समय आपका 13 गुना से बढ़ जाएगा। अगर 13 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं तो एक आदमी करेगा इतने दिन में। अगर 1% करता है इतने दिन में, तो आप हमें बताइए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। उस क्वेश्चन में पूछा गया कि एन अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो अगर एक आदमी करता है इतने दिन में, तो यहाँ एन के पास 8 आदमी है, तो 8 आदमी कितने दिन में करेंगे, 13 गुणे 24। एक आदमी करता है इतने दिन में, तो 8 आदमी इनके पास है, तो 8 आदमी कितने दिन में करेंगे, 8 3 24, 13 के 39 दिन में। इसका हमारा आंसर आ चुका है कि एन उस काम को 39 दिन में करेगा, 39 डेज में करेगा। ये इसका आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वर्क एंड टाइम से है। बोला राधिका एक काम को 5 दिनों में कर सकती है। राधिका एक काम को 5 दिनों में कर सकती है। और अगले में बोला है रश्मि उसी काम को 7 दिनों में कर सकती है। रश्मि उसी काम को 7 दिनों में कर सकती है। 7 दिनों में कर सकती है। दोनों एक साथ मिलकर काम पूरा करते हैं तो उनको 240 रुपए मिलते हैं। तो उसमें राधिका का हिस्सा बताइए। हमने कहा समय के अकॉर्डिंग पैसा नहीं दिया जाता। दोनों को अगर 640 रुपए मिले, राधिका और रश्मि दोनों को 640 रुपए मिले हैं, तो उनको काम के अकॉर्डिंग पैसा मिला होगा। तो बताइए भाई यहाँ पे 7 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 35। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये करेगा पर डे 7 काम, और 7 से डिवाइड करेंगे तो ये करेगा पर डे 5 काम। अर्थात राधिका और रश्मि मिलके कितना काम करती हैं, 7 5 12, और 12 रेशियो बराबर कितना दिया है, इनका पैसा कितना दिया है, राधिका और रश्मि का 240 रुपए दिया है। तो यहाँ पे आप देख लें भाई दोनों मिलके कितना काम करती है, 12 काम के लिए दोनों को 240 मिलते हैं। तो एक काम के लिए कितना मिलेगा, एक काम के लिए मिलेगा 20 रुपए। जब एक काम के लिए मिलेगा 20 रुपए, तो अगर राधिका का पूछा जाए तो 20 गुणे 7 करेंगे 140 रुपए, और रश्मि का पूछा जाए तो 20 गुणे 5 करें तो 100 रुपए। तो राधिका का हिस्सा 140 होगा और रश्मि का हिस्सा 100 होगा। तो राधिका का हिस्सा पूछा गया तो आंसर में क्या आ जाएगा, 140 रुपए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पाइप और टंकी से है। और क्वेश्चन में बोला है कि एक टंकी का 3/4 भाग भरा हुआ है। मतलब पूरी टंकी हमारी 4 रेशियो की है। टोटल जो हमारी टंकी है वो 4 रेशियो की है। 4 रेशियो में भरा कितना है, 4 रेशियो में भरा कितना है, 3। यहां बोला है टंकी का 3/4 हिस्सा पानी से भरा हुआ है। मतलब 4 रेशियो की ओरिजिनल वैल्यू हर में होती है। तो टोटल 4 रेशियो की टंकी है जिसमें 3 अंश भरा हुआ है। ठीक है। इसके बाद बोला है यदि उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो बताइए टंकी में भरा कितना है, 4 में 3 ही तो भरा, यही तो भरा, यही निकालोगे। कहते हैं अगर हम यहाँ से 3 रेशियो निकाल लें, अर्थात जो भरा है वो निकाल ले, 30 लीटर निकाले तो टंकी खाली हो जाती है। तो टंकी में था कितना, 30 था, 3 था, और 3 निकालने के लिए 30 लीटर हमने निकाला और टंकी पूरी खाली हो गई। अर्थात 3 रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है 30 लीटर, तो 1 रेशियो बराबर आपका क्या हो जाएगा, 10 लीटर। तो टंकी आपकी कितने रेशियो की थी, 4 रेशियो की। तो 4 गुणे 10 करेंगे तो 40 लीटर, अर्थात टंकी कैपेसिटी क्या आ जाएगी, 40 लीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एसआई से बोला है कि 10 वर्षों में साधारण ब्याज, तो मूलधन को हम मूलधन बोलेंगे, साधारण ब्याज को एसआई बोलेंगे। 10 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 5% है। 5% 1/20 हिस्सा होता है। मतलब 20 में 1 का ब्याज मिलता है। 20 में 1 का ब्याज मिलता है तो बताना है 20 में 1 का ब्याज मिलता है 10 साल में। तो बोला है कि मूलधन के बराबर कितने साल में हो जाएगा, तो हम यहीं से आपका बता देते हैं। अर्थात मुझे 10 साल में 1 का ब्याज मिलता है। 10 साल में 1 का ब्याज मिलता है। 20 में 1 का ब्याज मिला है, वो भी कितने साल में, 10 साल में। तो कितने वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। तो यहाँ मूलधन अगर 20 है तो 1 का ब्याज मिलता है 10 साल में,
तो 20 का ब्याज मिलेगा। 20 गुणे 10 करिए, 20 गुणे 10 करिए तो कितने साल में? 200 साल में। तो मूलधन के बराबर ये कितने सालों में हो जाएगा? मूलधन के बराबर ये कितने सालों में हो जाएगा? 200 सालों में हो जाएगा। और इसका राइट आंसर क्या आएगा? 200 साल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है कि सचिन 6,000 रुपए नहीं 60,000 रुपए को 2 भागों में उधार देता है। 60,000 रुपए को 2 भागों में उधार देता है। 60,000 रुपए को 2 भागों में उधार देता है। इसके बाद इन्होंने बोला है पहले भाग को 4%, पहले भाग को ये लगाता है 4% और दूसरे भाग को ये लगाता है भाई साहब 10%। दूसरे भाग को लगाता है ये 10% और कुल मिलाकर दोनों में जो ब्याज मिलता है वो 6.4% का मिलता है। 6.4% का मिलता है। तो बताइए 4% और 10% पर उधार दी गई राशियां क्या है? एक हिस्सा लगाता है वो 4% पे, दूसरा हिस्सा लगाता है 10% पे। दोनों पे जो ब्याज मिलता है वो एलिगेशन के मिड में रखा जाता है, वो औसत दर कहलाती है। तो लगाइए भाई इसमें क्या आ जाएगा? इनका डिफरेंस क्या आएगा? 3.6 और इनका डिफरेंस क्या आएगा? इनका डिफरेंस आएगा 2.4। पॉइंट से पॉइंट कैंसल हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा और 12 दूनी 24 हो जाएगा। 3 2 5 रेशियो बराबर पूरा कितना है? 60,000। 3 2 5 रेशियो बराबर 60,000 तो 1 रेशियो बराबर 12,000 आ जाएगा। जब 1 रेशियो बराबर 12,000 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 12 3 36,000 और ये हो जाएगा 12 दूनी 24,000। अगर तुमसे पूछा जाए 4% पर कितना धन लगा था तो आंसर आएगा 36,000 और 10% पर कितना धन लगा था तो आएगा 24,000। जी आपका आंसर हो जाएगा 36,000 24,000। 3 नंबर ऑप्शन आपका लाई कर जाएगा। इसका राइट आंसर 3 नंबर पे आपको दिख रहा होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रोम्बस से समचतुर्भुज से। तो मैं पहले आपको समचतुर्भुज के बारे में बता दूं। ये हमारा समचतुर्भुज कहलाता है जिसकी सभी भुजाएं आपकी बराबर होती है। ये समचतुर्भुज कहलाता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। और क्वेश्चन में ये दिया ये गया है कि इसके परिमाप भी दिए और विकर्ण भी दिए। परिमाप भी दिया है और विकर्ण भी दिया है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बतानी। तो मैं फार्मूला आपको बता दूं। ये विकर्ण इसका D1 हो गया और ये विकर्ण इसका D2 हो गया और भुजा हमारी A हो गई। जे भी भुजा हमारी ए हो गई, जे भी भुजा ए हो गई, जे भी भुजा ए हो गई। तो एक फार्मूला होता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर। अर्थात दोनों विकर्णों के वर्गों का योग चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पे हमारा D1 बराबर क्या दिया है बताइए? D1 बराबर हमारा दिया है D1 बराबर आपका दिया है D2 निकालना है और यहाँ पे परिमाप 4A बराबर दिया है। परिमाप इसका 4A कहलाता है। 4A बराबर भी दिया है। परिमाप दिया है 26 और D1 बराबर आपका दिया है 5 और यहाँ पे D2 हमें निकालना है। थोड़ा और इसको लिखना चाहें तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2A का होल स्क्वायर। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ D1 स्क्वायर हो जाएगा 5 25, 5 का स्क्वायर 25। D2 हमें निकालना है 2A। जब 4A बराबर दिया है इतना तो 2A बराबर इसका आधा हो जाएगा 13। तो यहाँ 2A का होल स्क्वायर तो 13 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 169 हो जाएगा। ये 25 आप लेस करेंगे इधर से तो D2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 लेस करेंगे इसमें तो हो जाएगा 144 और 144 किसका स्क्वायर रूट होता है? 12 का। तो दूसरा विकर्ण जो आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा 2 नंबर ऑप्शन। इसका विकर्ण दूसरा विकर्ण क्या आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रेपेजियम से है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है समलंब चतुर्भुज। आपको मैं बता दूं ट्रेपेजियम होता क्या है। एक बार मेरी बात को सुनिएगा। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम के बारे में अगर आप जानते हो तो समलंब चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। इसको पहले बात इसकी परिभाषा सुन लें। अगर 2 पैरेलल मतलब 2 समांतर और ये नॉन पैरेलल साइड्स होती है, ये असमांतर होती है। ऊपर की आपकी पैरेलल होती है समांतर, ये होती है समांतर। तो 2 समांतर और 2 असमांतर भुजाओं से जो बाउंडेड फिगर होती है वो क्या कहलाती है? आपकी ट्रेपेजियम। अर्थात मैंने इसका नाम ए दे दिया, इस साइड को हमने ए बोला और इसको हमने बी बोला और बीच की दूरी को हमने एच बोल दिया। तो इसका जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2
समांतर भुजाओं का योग a प्लस बी इंटू एच के बराबर होता है। ये इसका फार्मूला होता है, ये इसका फार्मूला होता है किसका? समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। इन्होंने क्या दिया है क्वेश्चन पे, आप रीड करें। बोला है कि दोनों समांतर भुजाएं 5 और 7 है और बीच की दूरी 5 है। एक भुजा आपकी इन्होंने दी है a बराबर दे दिया है 5 और b बराबर दिया है 7, बीच की दूरी h कहलाएगी जो है 4। तो बताइए एरिया क्या होगा? हम सिंपली फार्मूला लगा लेंगे, अगर फार्मूला आपको आता है तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग a प्लस बी हो जाएगा आपका 12 और बीच की दूरी कहलाती है परपेंडिकुलर हाइट अर्थात लंबवत दूरी। 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 और 12 दूनी हो जाएगा 24। ये मेरा आंसर बन जाएगा। अर्थात इस ट्रेपेजियम का जो एरिया होगा 24 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पे दिख रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 24। देखिए भाई अगला क्वेश्चन हमारा 3D क्यूबाइड का है। आप जान लीजिए क्यूबाइड होता क्या है। क्यूबाइड को हिंदी में बोलते हैं घनाभ। घनाभ में LBH होती है क्योंकि 3D फिगर होती है, इसमें ऊंचाई का इन्वॉल्वेशन होगा। जब ऊंचाई होगी तो 3D होगी, प्लेन सरफेस होगी तो 2D होगी। इसकी लंबाई को L माना जाए, चौड़ाई को B माना जाए और ऊंचाई को H माना जाए, तो इसका जो आयतन होता है, इसका जो आयतन होता है तो वॉल्यूम जो B होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका आयतन ये हो जाता है। और इन्होंने हमसे सिंपली कुछ नहीं पूछा, केवल आयतन ही पूछा है। आयतन में इन्होंने लंबाई हमसे दी है 7.5, तो मैंने लिख दिया 7.5। और इसके बाद में चौड़ाई दी है आपकी 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 6 सेंटीमीटर। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और इसको इंटू कर देंगे, सीधा सीधा इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 6 का 30 और 0 से हमारा पॉइंट कैंसल हो जाएगा, 0 खत्म। 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 5 15 और 3 7 21 1 22 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब 225 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो 3 नंबर पे लाई करेगा। तो आपको इसमें बस मजेदारी इसकी थी फार्मूले की कि जो घनाभ का आयतन होता है क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। सीधा लगाएंगे आपका आंसर मैच कर जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉलीगन बहुभुज से है और इसके क्वेश्चन भी एग्जाम पे बहुत ज्यादा आते हैं पॉलीगन बहुभुज से। आंतरिक कोणों का प्रत्येक आंतरिक कोण दिया है, प्रत्येक आंतरिक कोण की माप 120 है, भुजाओं की संख्या बताइए। तो देखिए भाई इसमें बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण का, बहुभुज में लिखे दे रहा हूं फार्मूला। बहुभुज का मतलब होता है क्लोज्ड फिगर। बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल, प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण बताना है भाई साहब। प्रत्येक आंतरिक कोण आपको बताना है कि इसका प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा। फार्मूला होता है n-2 इंटू 180/n। ये प्रत्येक आंतरिक कोण का फार्मूला होता है। बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान होता है n-2 इंटू 180। ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे तो आंसर तो हमारा आ जाएगा, लेकिन इससे द्विघात समीकरण बन जाएगी। तो एक फार्मूला मैं आपको और बताता हूं कि बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण ये होता है, लेकिन बहुभुज के y कोणों का योग क्या होता है। बहुभुज के y कोण का योग जो होता है, y कोण का जो योग होता है वो हमेशा आपका 360 होता है, 360 डिग्री होता है। अब जब 360 डिग्री होता है तो अंता और y का योग क्या होता है। प्रत्येक अंता और y कोण का योग क्या होता है, वो 180 डिग्री का होता है। तो जब प्रत्येक अंता और y का योग 180 डिग्री का होता है तो इसमें 120 का तो अंता दे रहा है, 120 का अंता दे रहा है। तो 120 का अंता निकाल दीजिए तो y कोण कितने का हो जाएगा, y कोण कितने का हो जाएगा, y कोण हो जाएगा 60 का। और y कोण का योग कभी नहीं बदलता, हर y कोण कितने का होता है, y कोण का योग होता है 360 का। तो भुजाओं की संख्या n बराबर निकाल लें। यहाँ पे y कोण का योग 360 होता है और प्रत्येक y कोण हमने यहाँ से निकाला है 60 डिग्री का। तो सीधा प्रत्येक पूरे योग में एक कोण के भाग दे देंगे तो यहाँ पे भुजाओं की संख्या क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और आराम से समझ ले, दोनों का योग 180 होता है और अंता और y का। तो अंता वाला 120 निकाल लेंगे तो y वाला 60 आ जाएगा। और बहुभुज के
पॉलीगन के वाय कोणों का जो योग होता है वो 360 होता है, और प्रत्येक वाय कोण हमने निकाल लिया, तो डिवाइड करेंगे तो n बराबर होता है योग बटे प्रत्येक कोण का मान, वाय कोण का मान, तो सीधे साइडों की संख्या 6 आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6। क्वेश्चन हम लोग यहां से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती तो क्वेश्चन और लेंदी हो जाता, तो आप ऐसे करिए, बेस्ट रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अलजेब्रा बीजगणित से है। बोला गया है कि x प्लस वाई अपान x प्लस 2y इज इक्वल टू, इसका तो मान हमें बताना है, इसका तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और नीचे वैल्यू दी है 2x प्लस वाई अपान x प्लस 4y इज इक्वल टू में दिया है 3। तो यहां से x और y का रिलेशन पहले आप निकालिए, 3 से इंटू करिए, उधर ले जाइए, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई, 3 से इधर ले जाइए तो हो जाएगा 3x प्लस हो जाएगा 3 चौको 12y, 2x में 3x लेस कर दोगे, 3x में 2x लेस करोगे तो x बचेगा, और इधर लेस कर दोगे तो माइनस के 11y हो जाएंगे। तो x अपान वाई का रिलेशन आ जाएगा माइनस के 11 बटे 1। जब x और y का रिलेशन आ जाएगा माइनस का 11 बटे 1, x और y का रिलेशन आ जाएगा माइनस का 11 बटे 1, तो आप यहां पे पुट कर देंगे x बराबर माइनस 11, x बराबर माइनस 11 प्लस 1, और यहां पे रखिए x बराबर हो जाएगा माइनस 11 और प्लस का 2y, तो यहां पे हो जाएगा 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, तो हो जाएगा माइनस का 10 बटे हो जाएगा माइनस का 9, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आंसर आ जाएगा आपका 10 बटे 9, जो कि 4 नंबर ऑप्शन पे दिख रहा होगा। इसका मान क्या हो जाएगा? 10 बटे 9। क्वेश्चन हमारा अलजेब्रा से है। बोला गया है कि यदि x बराबर 1 माइनस वाई, और अगले में दिया है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर, तो x इंटू वाई का मान बताइए, तो x इंटू वाई का मान बताइए। तो आप यहां से देख ले, यहां से वैल्यू क्या मिलेगी, x इंटू वाई की तो वैल्यू हमें बतानी है। यहां से वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहां से मिल जाएगी, यहां से मिल जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और यहां से क्या मिल जाएगी, इधर से लाइए, इधर से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो हम सीधा सीधा फार्मूला कौन सा लगा दें, x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो x प्लस वाई क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या आई है 2, और प्लस का हो जाएगा 2xy, इधर जाएगा 2 लेस हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू वाई, तो x इंटू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 1/2। तो यहाँ पे x इंटू वाई की वैल्यू सीधा सीधा आपके ऑप्शन पे आएगी माइनस का 1/2। तो ये हमारा रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा का प्रैक्टिस सेट था। ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लगातार इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।